एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। उस पहले चैप्टर का नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट, और आज मैं आपको कराऊंगी उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि वन शॉट रिवीजन। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसके बाद शुरू करते हैं हम 1 घंटे का वन शॉट रिवीजन। इसमें आपको पूरा चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर 1 घंटे में कराया जाएगा। और अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की लिंक दी हुई है, उसमें चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ कराया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में विकास यानी कि डेवलपमेंट, जो कि अपना पहला चैप्टर है, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो सबसे पहले अपन इसके परिचय को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी नई बातें सीखनी है, किन किन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो चलते हैं अपन परिचय की तरफ, और परिचय की तरफ देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है विकास क्या वादा करता है। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। जी हाँ, विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो जब भी हमारे देश की सरकारें चुनी जाती हैं, जब भी चुनाव के बाद एक नई सरकार का निर्माण होता है, तो हर सरकार चुनावी घोषणा होने पर और चुनाव जीतने पर देश में विकास के वादे करती है। तो वही विकास का क्या वादा होता है या विकास के क्या वादे होते हैं और विभिन्न व्यक्ति उन वादों को कैसे पूरा करते हैं, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाती हैं, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और उस विकास को करने के, डेवलपमेंट करने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि कितनी अवधि में ये कार्य हमारी सरकार हमें पूरा करके देंगी। उसके बाद देखें आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में देखेंगे, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, निकट भविष्य में आय, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को लेकर सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित करे हैं, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम राष्ट्रीय विकास के बारे में। उसके बाद देखेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, विभिन्न देशों की और राज्यों की तुलना विकास के पैमाने पर कैसे की जाए, इस बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे आय और अन्य मापदंड भी जानेंगे कि अन्य मापदंडों के अनुसार विकास प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे कौन कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम माप सकते हैं कि हाँ भाई विकास हो रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हम जानेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, और उसके बाद जानेंगे विकास की धारणीयता के बारे में कि विकास कितने समय तक टिका रहता है, क्या जिस गति से अभी विकास हो रहा है उसी गति से सतत एवं निरंतर विकास होता रहेगा क्या। उसके बाद देखें तो यहाँ पे अपना परिचय कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि विकास क्या वादा करता है, इसमें विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्यों की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। जी हाँ, विकास की बात हो रही है तो अर्थव्यवस्था के विकास की बात हो रही है। एक देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, एक देश के डेवलपमेंट या एक देश के विकास को किन आधारों पर नापेंगे। किसी देश के डेवलपमेंट या किसी देश के विकास को हम उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर मापेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं और जितने भी आयाम हैं वो किस तरीके से विकास कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीयक क्षेत्र हो, चाहे वो तृतीयक क्षेत्र हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बात कही गई है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो है एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि लोग, देश में जो लोग रह रहे हैं, किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को अपनाते हैं, किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी उनकी आजीविका का या उनके रोजगार का साधन क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे होते हैं। विकास के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और आपस में वो परस्पर विरोधी कैसे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या समूह, पहले पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति का जो है लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समूह, कई सारे जो समूह है तो अलग अलग समूहों के भी लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। उनकी प्रकृति यानी कि उनका नेचर, चाहे वो व्यक्तियों का नेचर हो या व्यक्तियों के काम करने का तरीका हो या समूह का तरीका हो या समूह के काम करने का तरीका हो, समूह की प्रकृति जो है अलग अलग समूहों की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, अगर एक व्यक्ति के लिए वही लक्ष्य विकास का पैमाना साबित होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाश का कारण भी हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति के उसकी जरूरतों के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार जो है विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक सिचुएशन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सकारात्मक चीज प्राप्त होती है या उसका लक्ष्य जो है सकारात्मक दिशा की तरफ जाता है तो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति का भी लक्ष्य जो है उसी सकारात्मक दिशा की ओर हो। जी नहीं, अगर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग अलग होता है तो उनके लक्ष्य जो है, अगर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग है तो दूसरे के लिए वो विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए कहा गया है कि अलग अलग तरीका जो है, व्यक्तियों के काम करने का तरीका जो है अलग अलग हो सकता है, उनके लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अब विकास और विनाश की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अगर किसी देश का विकास हो रहा है, किसी देश का विकास हो रहा है और उस देश के विकास के लिए मान लो किसी परमाणु बम का जो है आविष्कार कर लिया, मान लो किसी देश ने। अपन खबरों में सुनते हैं कि फलाने देश ने जो है परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। ठीक है, आविष्कार तो कर लिया, ठीक है, उस देश के पास परमाणु बम की शक्ति तो है। दूसरे देश उस देश को देख के डर सकते हैं कि भाई उस देश से अब जो है हमें लड़ाई नहीं करनी है, उस पर अपन हमला नहीं बोल सकते, उनके पास परमाणु बम जो है उसका आविष्कार हो चुका है। लेकिन आविष्कार तो हो गया उस परमाणु बम का, लेकिन किस लिए हुआ है कि जब रक्षा की बात आएगी, युद्ध की बात आएगी, तो इस परमाणु बम के सहारे हम उस दूसरे देश से जो हम पे हमला करेगा उससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो परमाणु बम हमारे लिए तो सकारात्मक चीज है कि जब भी कोई हमला होता है, जब भी कोई युद्ध या संकट की स्थिति पैदा होती है तो हमारे पास सुरक्षा उपायों के लिए परमाणु बम है। लेकिन दूसरे देश के लिए तो वो परमाणु बम खतरा है, बिल्कुल है। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है वो किसी दूसरे के लिए क्या बन जाता है, किसी दूसरे के लिए वो विनाश का कारण भी बन जाता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक के लिए विकास का जो लक्ष्य है दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। चलिए तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे कि एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। इस लाइन का एक और एग्जाम्पल है कि उदाहरण है नदी पर बांध बनाना। जी हाँ, नदी पर बांध बनाना जो है, नदी पर बांध बनेगा, ठीक है, काम आएगा किसके, भाई बिजली बनने के काम आएगा। लेकिन
वहां जो किसान रह रहे हैं, जिस नदी के आसपास गांव में जो किसान रह रहे हैं, वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। जी हाँ, अगर नदी पे बांध बनेगा तो जिस इलाके में आसपास किसान रह रहे हैं उनको दूसरी जगह जाके रहना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये लक्ष्य हो रहा है, लक्ष्य जो है यहाँ लक्ष्य निर्धारित किया गया कि नदी पे बांध बनाना है। यहाँ तो विकास की बात हो रही है। ये क्या है भाई, कहीं पे अगर बांध बनाया जाए तो विकास की बात हो रही है ये, लेकिन वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। विस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की ओर रहने के लिए जाना, मतलब उनका घर बार, धंधा, व्यवसाय, खेती बाड़ी जो भी है सब कुछ अब वहां नहीं रहेगा, किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये तो भाई उनके लिए खतरे का काम है, ठीक है, संकट का काम है, क्योंकि भाई उनका जहां वो सालों से रह रहे हैं, उनका जहां घर है, जहां उनका रोजगार चलता है, वहां से हट के उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बसानी पड़ेगी। तो क्या बात कही गई कि अगर नदी पे बांध बनाया जा रहा है तो एक तरफ तो विकास का काम है, लेकिन वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, यानी कि यह विनाश का कारण बन सकता है। अब आगे बात समझ में आप सभी को? चलिए तो अब चलते हैं आगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे साबित होते हैं। चलिए अब देखें, आय और अन्य लक्ष्यों की हम बात करें तो आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय तो भाई इंपॉर्टेंट है, इनकम तो इंपॉर्टेंट है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं होना, लेकिन आय के अतिरिक्त अन्य कारक भी हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। पैसे के अलावा, मुद्रा के अलावा, आय के अलावा या इनकम के अलावा बेहतर जीवन के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। एक अकेला व्यक्ति कितना ही पैसा कमाता हो, लेकिन अगर उसका परिवार उसके साथ ना हो तो वो एकदम अकेला महसूस करेगा, कैसे जिएगा। रोजगार का साधन, ठीक है, उसके बाद मित्रता, दोस्ती भी चाहिए उसको, सुरक्षा, समानता की भावना कि उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। पैसों से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे कि आप घर खरीद लोगे, दुकान खरीद लोगे, कोई धंधा कर लोगे, घर में जितने भी एसेसरीज होती है, जितना भी सामान होता है वो खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन क्या आप मुद्रा से यानी कि पैसों से एक बेहतर जीवन के लिए एक परिवार खरीद सकते हैं? क्या आप मित्र खरीद सकते हैं? क्या आप समानता की भावना पैदा कर सकते हैं पैसों से? जी नहीं। पैसों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और इन्हीं से मनुष्य का जो है विकास संभव होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। आर्थिक विकास की अब हम बात करें कि आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। क्या बात कही गई है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, एक अर्थव्यवस्था की यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, यानी कि सतत रूप से उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है लंबे समय तक बढ़ती ही जाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ भाई उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास की क्या परिभाषा हो गई, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है दीर्घ अवधि में बढ़ती है, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता की अब हम बात करें। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता यानी कि लिटरेसी यानी कि पढ़ाई की क्या जरूरत है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। साक्षरता का यहाँ पे मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, साक्षरता को हम बोलेंगे लिटरेसी, ठीक है। तो भाई साक्षरता की क्या परिभाषा होती है, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं।
तो साक्षरता की परिभाषा ये होती है 2001 की जनगणना के अनुसार अगर अपन आंकड़ों को उठाएं तो साक्षरता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें 7 वर्ष, कितने वर्ष, 7 वर्ष या 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति, 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति किसी भाषा को समझकर पढ़ व लिख सकता हो। चलो भाई, क्या बात कही गई है साक्षरता के बारे में। साक्षरता क्या होती है, पहले तो एक आयु निर्धारित कर दी कि 7 वर्ष, कितनी आयु, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किसी भाषा को समझकर पढ़े या लिख सकता हो तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता की अब अपन बात कर लें। पहला पॉइंट है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति साक्षर है, पढ़ा लिखा है, वो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ व लिख सकता है तो भाई उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, दक्षता में वृद्धि होगी, यानी कि उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी। उसके बाद रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है। जी हाँ, रोजगार के नए द्वार खुलते जाते हैं, रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है। उसके बाद देखें, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर भी बढ़ता है। क्या बात कही गई है कि नई तकनीकों का प्रयोग भी वो कर सकता है और नई तकनीकों का स्तर भी बढ़ता जाता है। उसके बाद देखें, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, अगर व्यक्ति साक्षर है तो खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा, खुद की हेल्थ को लेके अवेयर रहेगा, पर्यावरण के बारे में वो ज्यादा जागरूक रहेगा, यानी कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचने देगा। जहां तक बनेगा यथासंभव वो पर्यावरण के लिए अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करेगा। इन सभी के प्रति जागरूकता बढ़ती है अगर व्यक्ति साक्षर है तो। उसके बाद देखें, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। साक्षरता के द्वारा व्यक्ति नए नए उद्योगों को स्थापित कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके पास दक्षता होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है, नई तकनीकों का प्रयोग करता जाता है, ठीक है, हर चीज के प्रति जागरूक रहता है, तो फिर नए उद्योगों को स्थापित करने की भी उसके पास क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता किस तरीके से अनिवार्य है, ये बात हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे। एक देश की आय क्या है, एक देश की आय क्या होती है, इस बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत अपन जानेंगे कि एक देश की आय क्या होती है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। क्या बात कही गई है, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। एक देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, तो उस देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहा जाता है भाई, एक देश की आय कहा जाता है, और उसी से हमें देश की कुल आय जो है ज्ञात होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखें, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाए, विकास के पैमाने पर विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करी जाए, इसको भी समझ लेते हैं। तो देशों के मध्य विकास को नापने वाले कुछ कारक हैं, उनको अपन समझ लेते हैं। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, औसत आय यानी कि एक देश की आय कितनी है, एक देश में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी आय को देश की आय माना जाता है। तो उस औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, एक देश में सार्वजनिक सुविधाएं, जिन सुविधाओं का उपभोग, जिन सुविधाओं का उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि सड़क हो गया, मतलब परिवहन हो गया, ठीक है, उसके बाद बिजली हो गई, पानी हो गई, रोजगार के अवसर हो गए, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं जिनको बुनियादी संरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। तो सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता कितनी है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है या नहीं उस देश में,
जन्म व मृत्यु दर कितनी है किस देश की, ठीक है, जन्म व मृत्यु दर कितनी है किस देश की, जीवन प्रत्याशा यानी कि व्यक्ति अधिकतम कितनी उम्र तक जीता है, उस देश का व्यक्ति अधिकतम कितनी उम्र तक जी पाता है, तो जीवन प्रत्याशा की बात होगी। फिर देखें प्रदूषण मुक्त वातावरण यानी कि उस देश में प्रदूषण कितना कम है, कितना साफ स्वच्छ पर्यावरण है आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या बात कही गई है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करी जाए, विकास के पैमाने पर हम अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों की तुलना कैसे करें, तो देशों के मध्य विकास को मापने वाले कारक कुछ इस तरीके से हैं। अभी अपन ने देखे, एक बार फिर से अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता एक बात हो गई, दूसरी बात हो गई स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरी बात हो गई जन्म व मृत्यु दर, चौथी बात हो गई जीवन प्रत्याशा, पांचवी बात हो गई प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद देखें देश की औसत आय की गणना कैसे करी जाती है। देश की औसत आय की गणना, तो प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। जी हाँ अगर किसी देश की औसत आय नापनी हो तो जो औसत आय निकल के आती है उसकी गणना किसमें करी जाती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में करी जाती है। डॉलर जो कि अमेरिका की मुद्रा है उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है, इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना किसमें करी जाती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में करी जाती है। किसमें, ये हो गया डॉलर का साइन। ठीक है, तो ये बात हो गई कि विभिन्न देशों या राज्यों के तुलना कैसे करी जाए। अब देखें भाई, विकसित और विकासशील देशों की अब हम तुलना करें, इसी के अंतर्गत एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता विकसित देश के रूप में अपन देखते हैं, तो विकसित देशों की क्या विशेषताएं होती हैं, विकसित देशों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता की तरफ अपन बढ़े, तो नई तकनीक व विकसित उद्योग। नई तकनीक होती है विकसित देश के पास, विकसित उद्योग होते हैं, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होती है और डेवलप उनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके बाद उच्च स्तरीय रहन सहन होता है विकसित देशों का। विकसित देशों में लोग अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर काम करते हैं, तो उच्च स्तरीय रहन सहन भी होता है। उसके बाद उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, हर व्यक्ति की आय जो है, हर व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय या जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो उस देश के, जो देश विकसित है, जो देश विकसित है उस देश के प्रति व्यक्ति आय जो है उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि हर व्यक्ति की आय ज्यादा होती है। साक्षरता दर उच्च होता है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की बात करें साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो वो भी उच्च होती है, यानी कि हर व्यक्ति वहां पे आपको पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद देखें लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होने से क्या मतलब है, जैसे कि जन्म दर, ठीक है, मृत्यु दर पर नियंत्रण, जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण, यानी कि अगर किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु कम हो रही है, ठीक है भाई, जन्म दर क्या होती है, जन्म दर वो होती है, उसकी डेफिनेशन भी आप सभी ध्यान से सुन लें कि प्रति हजार, प्रति वर्ष, प्रति हजार जन्मे बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक साल में प्रति हजार बच्चों पर कितने बच्चे जीवित रह पाते हैं, वो हो गई जन्म दर। उसके बाद मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर की बात करें तो प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब देखना जन्म दर और मृत्यु दर स्वास्थ्य से कैसे संबंधित होते हैं, क्योंकि अपनी हेडिंग क्या है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो तब वो देश विकसित देश कहा जाएगा, यानी कि वहां की जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण हो। देखो, एक तो बहुत बड़ी मात्रा में जन्म ना हो, नहीं तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और जितने बच्चों का जन्म हो रहा है, जितने भी बच्चों का जन्म हो रहा है वो सभी स्वस्थ हो, यानी कि उनकी मृत्यु ज्यादा ना हो, जीवित बच्चे जो जन्मे गए उनकी मृत्यु ना हो।
ठीक है, और कम मात्रा में बच्चे जन्मे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि भी नहीं हो रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ हैं, वो जीवित हैं। और मृत्यु दर पर नियंत्रण कैसे भाई? मृत्यु दर की बात करें तो व्यक्तियों की मृत्यु किसी अनायास कारण से ना हो, किसी बीमारी से ना हो। बीमारी से नहीं हो रही अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, तो ये समझो कि वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, क्योंकि बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है, अच्छी पोषण स्तर की, अच्छी पोषक पदार्थ उनको खाने को मिल रहे हैं, पोषण युक्त भोजन उनको उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, उस देश में गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है तो भुखमरी नहीं है, और साथ ही साथ गरीबी और भुखमरी नहीं है यानी कि बेरोजगारी नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति को काम मिल रहा है। तभी तो उस देश में उच्च प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय तो है ही, और वो भी उच्च स्तर की है। तो हम कह सकते हैं कि वो देश विकसित देश होगा, क्योंकि उसके पास तकनीक है, विकसित उद्योग है। ठीक है, उच्च स्तरीय रहन सहन है, उच्च प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर भी उच्च है, यानी कि हर व्यक्ति वहां का पढ़ा लिखा है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर है। जन्म दर मृत्यु दर पर वहां नियंत्रण है, और साथ ही साथ मृत्यु दर पर नियंत्रण है, यानी कि जीवन प्रत्याशा वहां की अच्छी है, यानी कि व्यक्ति एक लंबे समय तक अपने जीवन को जीता है। तो ये बात हो गई किसकी? विकसित देशों की विशेषताओं की बात हो गई कि विकसित देशों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम जानेंगे विकासशील देशों की क्या विशेषताएं होती हैं। विकासशील देश में क्या क्या चीजें हैं भाई, उसको भी जान लेते हैं। औद्योगिक रूप से भाई पिछड़े हुए हैं, जबकि वहां पर उद्योगों की भरमार थी। ठीक है, इनमें विकसित देशों में, लेकिन विकासशील देश जो है औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। विकासशील देश किसे कहा जाएगा, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जो देश अपने सभी संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम? विकासशील देश। यानी कि अभी भी वो अपने संसाधनों का उपयोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से और उचित रूप से संसाधनों का प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं और ना ही कर पाए हैं। वहीं विकसित देशों की अपन डेफिनेशन की बात करें तो विकसित देश किसे कहा जाएगा? विकसित देश उन देशों को कहा जाता है जो देश अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुके हैं और उचित उपयोग कर चुके हैं। उन देशों को कौन सा देश कहा जाएगा? उन देशों को जो है विकसित देश कहा जाएगा। तो विकसित देश और विकासशील देश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, और सबसे मुख्य अंतर भी समझ में आ गया होगा कि क्यों उन देशों को विकसित देश कहा जाता है और क्यों अन्य देशों को विकासशील देश कहा गया है। अब देखें भाई, विकसित देशों की अपन सारी विशेषताएं देख चुके, अब अपन देखेंगे विकासशील देशों की। तो विकासशील देश जो है औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, वहां उच्च प्रति व्यक्ति आय होती थी। साक्षरता दर जो है कम है। ठीक है, यहाँ पे अपन निम्न कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो साक्षरता दर क्या है? निम्न है। सामान्य रहन सहन है, उच्च स्तरीय रहन सहन नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव है, यानी कि अधिक मृत्यु दर हो रही है। ठीक है, जीवित जन्मे बच्चे भी अधिक मात्रा में जन्म ले रहे हैं, यानी कि उनकी भी एक तो अधिक मात्रा में बच्चों का ही जन्म हो रहा है, और जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें भी मृत्यु दर अधिक है। और जो व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है या किसी अन्य कारण से जो है उनकी मृत्यु भी हो रही है, यानी कि जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी विशेषताएं किन देशों की हो गई? विकासशील देशों की, कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर जो है निम्न है यानी कि कम है। ठीक है, और उसके बाद सामान्य रहन सहन है और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव है, यानी कि अधिक मृत्यु दर है। तो ये सारी बातें हो गई विकासशील देशों की। तो इस तरीके से हमने भाई विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य अंतर को जाना, और कई सारे पैमानों के आधार पर हम ये जान चुके हैं कि हमें किसी भी देश या राज्य की तुलना अन्य देश या अन्य राज्यों की तुलना से किस प्रकार से करनी है।
ठीक है, कौन कौन से वो पैमाने हो सकते हैं जिनके आधार पर हम कम या ज्यादा की स्थिति को माप सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आधार मानकर, कुछ पैमानों को आधार मानकर विकासशील देश और विकसित देश के बीच के अंतर को जाना। तो ये सारे जो हैं, ये सारे पैमाने जो हैं, ये हमें बतलाते हैं कि कौन सा देश विकसित देश होता है और कौन सा देश विकासशील देश होता है। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब जानेंगे हम आर्थिक नियोजन के बारे में। आय के अन्य मापदंड, आय और अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए, उसमें अब हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन की बात करें तो देश के साधनों का लाभ उठाकर, यानी कि एक देश में जितने भी साधन उपलब्ध हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो उस देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। आर्थिक नियोजन की डेफिनेशन क्या बनती है कि एक देश में जितने भी साधन उपलब्ध हैं, तो उस देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। क्या बात कही गई है? देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाना, बिना योजना के नहीं। नियोजन कब कहलाएगा? जब उन संसाधनों का उपयोग आप योजनाबद्ध तरीके से करते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक नियोजन कहा जाएगा। किसी देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखें भाई, राष्ट्रीय आय के बारे में अब अपन बात कर लें। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं, कहाँ? एक देश के अंदर। बात किसकी हो रही है? देश की आय, यानी कि राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ध्यान देना भाई, ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, यानी कि एक देश की आय की बात हो रही है। तो पहली बात क्या है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। एक देश के अंदर ही जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जिन सेवाओं का लाभ हमारी जनता ले रही है, यानी कि उन वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य प्राप्त हो रहा है देश के अंदर, तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा, अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को। अब भाई विदेशों से कौन सी आय प्राप्त होगी अपन को, और उसको कैसे हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड कर सकते हैं जबकि देश की आय है? तो विदेशों से प्राप्त आय वो आय होगी, यानी कि जो हमारे देश के निवासी विदेशों में जो आय प्राप्त करते हैं, हमारे देश के निवासी जो विदेशों में आय प्राप्त करते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं, लेकिन विदेशों से आय प्राप्त करते हैं, तो उस सब को अपन जोड़ देंगे। वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी अपनी राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त, यानी कि देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त। यहाँ आप चाहें तो एक शब्द और जोड़ सकते हैं, देशवासियों द्वारा। ठीक है, देशवासियों द्वारा देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। तो आर्थिक नियोजन की बात हो गई और यहाँ पे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की भी बात हो गई। चलिए, क्लियर हो गई इतनी बातें? अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, प्रति व्यक्ति आय की अपन बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कैसे ज्ञात करते हैं? तो जब देश की कुल आय को, एक देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कुल आय बटे कुल जनसंख्या,
जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। ठीक है, क्या बात कही कि भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, ना उच्च आय वर्ग के देशों में आता है ना निम्न आय वर्ग के देशों में आता है। भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2019 में, कब, 2019 में केवल $6700 प्रति वर्ष थी। ठीक है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं? पर कैपिटा इनकम, कि जब देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो इसके इक्वल में जो राशि, यानी कि जो आंसर में हमें जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए तब चलते हैं आगे। शिशु मृत्यु दर की अब हम बात करें। मापदंडों की अपन बात कर रहे हैं कि किसी देश के विकास को मापने के मापदंड क्या हो सकते हैं, तो शिशु मृत्यु दर उसी में आता है कि किसी वर्ष में, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक बार फिर से अपन बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, कितने 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले, एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है दिखाती है कौन? शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है भाई? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर की बात हो गई, अब चलें आगे। साक्षरता दर की बात करें, विकास को मापने का अगला पैमाना जो है वो है साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। तो साक्षरता क्या होती है भाई? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में कुल जनसंख्या में जितने भी व्यक्ति 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं उसमें से कितने व्यक्ति साक्षर हैं। तो इस तरीके से हम साक्षरता मापते हैं। कितने व्यक्ति साक्षर हैं? साक्षर का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़ व लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। तो साक्षरता दर कैसे मापेंगे अपन? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कितना होता है उसे हम कहेंगे साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। अब देखें निवल उपस्थिति अनुपात की अब हम बात करें। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष, कितना? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% निकालें तो निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी कि जितने बच्चे जो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे हैं उनका उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अगर प्रतिशत निकाले, यानी कि एक देश में 14 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, 14 तथा 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका अनुपात जब हम निकालेंगे कि नीचे अपन लिख लेंगे कि 14 से 15 वर्ष के कुल बच्चे, 14 से 15 वर्ष के बच्चे, ठीक है, कुल बच्चे, और ऊपर अपन लिख लेंगे 14 से 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे। तो उससे क्या निकल आएगा? अपना निवल उपस्थिति अनुपात निकल के आएगा कि इतने में से इतने बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो उनका अनुपात क्या निकल के आता है, उसको कहेंगे हम निवल उपस्थिति अनुपात। तो ये बात हो गई साक्षरता दर की और निवल उपस्थिति अनुपात की। अब देखें BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है।
BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। बॉडी मास इंडेक्स को क्या कहेंगे? बॉडी मास इंडेक्स को हम कहेंगे शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। शरीर के द्रव्यमान सूचकांक में क्या होता है कि पोषण वैज्ञानिक जो है किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं यदि यह 18.5 से कम होता है। क्या होता है? 18.5 से कम होता है तो व्यक्ति क्या होगा? कुपोषित होगा। क्या? बॉडी मास इंडेक्स जो है अगर 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित होगा, और अगर 25 से ऊपर है बॉडी मास इंडेक्स, उस व्यक्ति का 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रसित है। यानी कि BMI जो है कितने से कितने के बीच होना चाहिए? 18.5 से 25 के बीच होना चाहिए। क्या? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर का द्रव्यमान सूचकांक अगर 18.5 से कम है, अगर 18.5 से बॉडी मास इंडेक्स जो है कम है तो व्यक्ति क्या माना जाएगा भाई? व्यक्ति कुपोषित माना जाएगा। ठीक है। और अगर 25 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 25 से अगर ज्यादा है तो क्या माना जाएगा कि व्यक्ति जो है मोटापे से ग्रसित है। ठीक है। तो यानी क्या कह सकते हैं हम कि BMI जो है 18.5 से 25 के बीच अगर होता है तो शरीर का द्रव्यमान सूचकांक जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बैलेंस्ड है, यानी कि एक व्यक्ति का जितना होना चाहिए उतना ही है, ना वो व्यक्ति कुपोषित है और ना ही वो व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। तो ये तो बात होगी किसकी? BMI बॉडी मास इंडेक्स की। तो इस तरीके से जो भी है हम उस देश के विकास को माप सकते हैं, उस कंट्री के डेवलपमेंट को अपन माप सकते हैं। अब देखें मानव विकास सूचकांक की अब अपन बात करें। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची। क्या बात कही गई है? आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है मानव विकास सूचकांक। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? भाई मानव विकास की बात हो रही है। किस सूचकांक की? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जी हाँ, जो कि आय और अन्य मापदंडों का एक पैमाना है किसी भी देश के विकास में। तो मानव विकास सूचकांक की अपन बात कर रहे थे, तो मानव विकास सूचकांक यानी कि एक इंसान के डेवलप होने की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के डेवलप होने की बात कर रहे हैं। तो एक इंसान या एक ह्यूमन का डेवलपमेंट किस आधार पर मापा जाएगा? पहली बात आएगी उसमें उसके शैक्षिक स्तर की, यानी कि एजुकेशनल लेवल की बात आएगी। कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है। स्वास्थ्य स्थिति, उस व्यक्ति का, उस मानव का, उस इंसान का स्वास्थ्य कैसा है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और उसकी आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना किन आधारों पर की जाती है? शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। ठीक है। अब देखें भाई मानव विकास सूचकांक में भारत के स्थान की बात करें तो मानव विकास सूचकांक की गणना 2023 में भारत की कितनी है? मानव विकास सूचकांक की गणना में 2023 में भारत का स्थान कितना है? 132वां स्थान है। 100 के भी ऊपर है, 132वां स्थान। यानी कि भारत के हर व्यक्ति का शैक्षिक स्तर, हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति और हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न है। तभी तो भारत को मानव विकास सूचकांक में 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 132वां स्थान प्राप्त हुआ।
ठीक है, तो ये बात हो गई मानव विकास सूचकांक की। और किन आधारों पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है? तो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति के बाद प्रति व्यक्ति आय। और कौन सा स्थान है 2023 में? 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान है 132वां। इतनी बातें आप सभी को याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब देखें, विकास की धारणीयता की अब अपन बात करें। विकास की धारणीयता, तो विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, धारणीयता, विकास की धारणीयता से क्या मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरत को भी ध्यान में रखना। क्या बात कही गई है? विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ, यानी कि अभी हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं तो हमारी भी जरूरतें पूरी हों, साथ साथ भावी पीढ़ियां यानी कि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी जरूरतें जो हैं पूरी हों। क्लियर हो गई बात? विकास की धारणीयता या सतत विकास, विकास की धारणीयता या इसे सतत विकास भी कहा जाता है। तो विकास की धारणीयता या सतत विकास किसे कहा जाएगा? कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। विकास तो हो लेकिन उस देश के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि अभी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सभी का दोहन कर लिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। अभी तो विकास करना है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना है ताकि वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी की जा सकें और साथ साथ जो है आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी की जा सके। अगर किसी आवश्यकता के लिए अभी एक पेड़ को काटा जाता है तो उस एक पेड़ को काटने के बदले में अन्य 2 पेड़ भी लगाओ आप, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम में आए। ठीक है, समझ में आई बात कि किस तरीके से विकास की बात करी जा रही है। संसाधनों का प्रयोग करे बिना विकास नहीं हो सकता, लेकिन संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, हमारी जरूरतें पूरी हों, साथ ही साथ भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आगे आने वाली है उसकी भी जरूरतें पूरी हों। क्लियर हो गई बात कि विकास की धारणीयता या सतत विकास किसे कहा जाता है। चलिए तो अब चलते हैं आगे। विकास की धारणीयता की विशेषताओं की चर्चा करें। विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, हर एक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि किस तरीके से? इस तरीके से उन संसाधनों का उपयोग करना ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विवेकपूर्ण उपयोग करने से क्या मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, हम भी यूज कर पाए और आने वाली पीढ़ियां भी यूज कर पाए। दूसरी बात देखें, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करें। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में नवीकरणीय संसाधन का अपन उदाहरण देखें तो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ना कि अनवीकरणीय। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो उन संसाधनों में क्या हो सकता है? जैसे कि कोयला। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देखें अब हम। अनवीकरणीय संसाधन, इनका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम,
भाई एक बार ये चीजें जल जाती हैं तो क्या होता है, कोयला राख बन जाएगा, पेट्रोल धुआं में उड़ जाएगा, खत्म कहानी। उसके बाद जब कई सालों के, कई सैकड़ों वर्षों में जब जीवाश्म के जरिए ये चीजें बनेंगी तब उपयोग में लाई जा सकेंगी, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की बात करें या ऐसे कई अन्य संसाधनों की बात करें जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं, इनका आप कितना ही उपयोग कर लो लेकिन ये चीजें कभी खत्म नहीं होती, ये अनंत काल तक चलती ही जानी है। तो विकास की धारणीयता की विशेषताओं की बात कर रहे थे, तो नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाए, ठीक है। तीसरी विशेषता देखें तो वैकल्पिक साधनों को ढूंढने में मदद की जाए, यानी कि कुछ ऐसे साधन ढूंढे जाएं जो किसी अन्य वस्तु के वैकल्पिक साधन हो, यानी कि जिस वस्तु से अधिक हानि पहुंचती हो पर्यावरण को, उसका कोई वैकल्पिक रास्ता खोजें, उसका कोई वैकल्पिक साधन खोजें। उसके बाद देखें संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। संसाधनों का पुनः उपयोग हो मतलब रिसाइकल यूज करें, अपन चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ाएं। एक संसाधन का आप कितनी बार उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए तो हम इस तरीके से धारणीय विकास या सतत विकास की अवधारणा को सच होता हुआ देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई विकास की धारणीयता और विकास की धारणीयता की विशेषताओं की। नवीकरणीय साधन की अब हम बात करें, नवीकरणीय साधन की अब हम बात करें तो भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। बिल्कुल, भूमिगत जल का आप जितना उपयोग करते जाएंगे वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती रहती है। जैसे कि हर वर्ष हर मौसम में फसल उगती रहती है, पौधे उगते रहते हैं, वृक्षों पर पत्ते फूल फल सब उगते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से भूमिगत जल की पूर्ति भी प्रकृति करती रहती है। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे, यानी कि अति उपयोग भी नहीं करना है। जितनी जरूरत है आप उतना उपयोग करो ताकि हमें उसका वैकल्पिक साधन भी ना ढूंढना पड़े और निकट भविष्य में उस चीज की कमी भी जो है उत्पन्न ना हो। तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण यहाँ पे आपको भूमिगत जल के रूप में दिखाया गया है कि जिस तरीके से प्रकृति फसल फूल फल आदि चीजों की फिर से उत्पादन करती रहती है प्रकृति, ठीक उसी तरीके से भूमिगत जल भी एक बार यूज करने पर पुनः बरसात के माध्यम से फिर से उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन चीजों का अपन को अति उपयोग नहीं करना है कि अपन अनाप शनाप तरीके से गलत तरीके से पानी बहाए ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता में इन चीजों का उपभोग करना है या इन चीजों का उपयोग करना है। चलिए अब चलते हैं आगे। गैर नवीकरणीय साधनों की अब हम बात करें। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। इनका भंडार अनिश्चित नहीं है कि ये सूर्य की रोशनी के जैसे हमेशा आते रहेंगे। इन संसाधनों का भंडार जो है धरती पर एक निश्चित मात्रा में है और इनकी पुनः पूर्ति जो है वो नहीं हो सकती। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, ऐसे साधन को क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन, जिनका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात उनको बार बार पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उनको हम गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं।
विकास की अवधारणा को मापने के कई सारे मापदंड अपन ने सीखे, कई सारी चीजें अपन ने सीखी। मानव विकास सूचकांक को सीखा, मानव विकास सूचकांक को कैसे मापा जाता है, किसी देश के विकास को मापने के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, वो सारी चीजें जानी। तो आज का ये जो सेशन है आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट का जो सेशन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यहीं पे खत्म होता है। अगर आप बाकी सारा कंटेंट जो है इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड कंटेंट है, इस चैप्टर को जो है 2 से 3 पार्ट में पढ़ाया गया है, उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक में दिया हुआ है। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पर और प्लेलिस्ट पर भी जाके आप सारी चीजों को देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से दोनों चीजें आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। उनमें है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएसी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम। तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।